अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। एक और दिन और एक और हंगामा खेज दिन आप ये कह सकते हैं। आज जस्टिस काजी फायज ईसा की एंट्री हुई पार्लियामेंट के अंदर, और इस वक्त अगर आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये बहस चल रही है कि क्या जस्टिस काजी फायज ईसा को पार्लियामेंट में इस तरह आना चाहिए था। उसका बैकग्राउंड ये है कि आज पार्लियामेंट के अंदर जो 1973 का आइन जो पाकिस्तान में इस वक्त ज़ाहिर है कि लागू है, उस पर अमल दरामद कितना होता है वो अलग बात है। उसकी जो गोल्डन जुबली तकरीबात हैं इन दिनों में मनाई जा रही हैं, और उस गोल्डन जुबली की जो तकरीब है उस सिलसिले में आज एक कन्वेंशन का एहतमाम किया गया, और जो नेशनल असम्बली का हॉल है उसको कन्वर्ट किया गया इनटू एक कन्वेंशन, ताकि वहाँ पर तमाम लोग आकर जो हैं वो एक किस्म का वो एक सेमिनार था। और उसमें जो इतलात हैं कि तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इवन तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान है, उनको भी दावत दी गई थी कि वो 1973 के आइन के हवाले से जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस बनाई जा रही हैं उसमें वो शिरकत करें। लेकिन जाहिर है कि मौजूदा तनाजुर में जब वो ऑप्टिक्स अगर आप देखें, इवन मैं भी जब टेलीविज़न स्क्रीन पर देखा, आसिफ अली जरदारी खिताब कर रहे थे और उनके बिल्कुल साथ जस्टिस काजी फायज ईसा बैठे हुए थे, तो ऑप्टिक्स के एतबार से जाहिर है कि वो एक बहुत आई थिंक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट थी। और यही वजह है कि अगर आप देखें कि तहरीक इंसाफ के लोग उसको भरपूर कैश करवा रहे हैं। इवन मैंने भी ये ट्वीट किया कि जस्टिस काजी फायज ईसा की जो भी नीयत हो, शायद उनकी नीयत ये थी कि वो आइन की बालादस्ती के लिए, आइन के साथ जो अपनी वफादारी है उसके लिए वहाँ पे आना चाहते हैं। लेकिन जो मुल्क के अंदर इस वक्त आइनी और जो इस वक्त सियासी बहरान है उसको सामने रखते हुए शायद ये बेहतर होता कि वो इसमें शिरकत ना करते। और इनफैक्ट जब उस तकरीब के अंदर, उस सेमिनार के अंदर सियासी तकारीर की गई, इवन के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको तनकीद का निशाना बनाया गया, तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये वजाहत ज़रूर दी कि जब उनको ये दावत दी गई थी तो उन्होंने पूछा था कि क्या जो उसके अंदर तकारीर होंगी वो आइन और कानून के हवाले से ही होंगी, और उनको बताया गया कि कोई सियासी तकरीर नहीं होगी। लेकिन ये जो सियासी तकारीर हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि वो उससे इत्तफाक भी नहीं करते, और उन्होंने वजाहत की कि ठीक है, ये उनका एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि लोगों ने जो भी अपनी तकारीर की, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ आइन और कानून की बालादस्ती के लिए और ये बताने के लिए आए हैं, बल्कि अपने इदारे की तरफ से उन्होंने ये कहा कि बाकी जजेस शायद मसरूफ़ थे, तो लेकिन वो उनकी तरफ से आके यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि उनकी और जो आइन है वो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा मुकद्दम चीज़ है। अब इसके बारे में मुख्तलिफ आरा हैं। जैसे मैंने कहा कि इस वक्त अगर आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर, ख़ास करके तहरीक इंसाफ के ऊपर, वो तो ये कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा के इस तरीके से पार्लियामेंट में आना, उनकी तकरीर करना, जहाँ पर आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और तमाम जो सियासी लीडरशिप जो PDM की मौजूद हो, जिनके खिलाफ मुकदमात भी हैं करप्शन के, उनके खिलाफ इल्ज़ामात भी हैं, और एक ऐसा जज जो मुस्तकबिल का चीफ जस्टिस है, इन तमाम सियासी लीडरों के दरमियान उसका होना, और फिर एक ऐसे मौके पर होना जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तकसीम है, जब ये तासुर आम है कि जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं और उनके साथ जो हम ख्याल जो जजेस हैं, उनका झुकाव जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ है, जबकि जो जस्टिस काजी फायज ईसा हैं और उनके साथ जो जजेस हैं उनका झुकाव जो है वो PDM की तरफ है। तो ऐसे मौके पर जस्टिस काजी फायज ईसा का वहाँ पे जाना यकीनी तौर पर ये कंट्रोवर्सी तो ज़रूर क्रिएट होनी थी, और कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई भी है। लेकिन ये तो एक इसका पर्सपेक्टिव है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इसको देखने का एक ये अंदाज भी है कि हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो, ये कोई शक नहीं है इसके अंदर कि वो पार्लियामेंट को मेरे ख्याल में वो अहमियत नहीं देते। वो ये समझते हैं कि शायद पार्लियामेंट से भी मुबर्रा सुप्रीम कोर्ट है। और अक्सर हमने देखा कि इवन आइनी तरामीम हुई, इवन जैसे जजेस की तैनाती के हवाले से जब पार्लियामेंट ने अपना जो रोल है उसको इन्हांस करने की बात की, तो उसके ऊपर भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसको कामयाब नहीं होने दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अगर जजेस देखें, माजी के अंदर चीफ जस्टिस देखें, तो उन्होंने पार्लियामेंट को, आइन की वो बात करते थे लेकिन पार्लियामेंट को वो अहमियत नहीं दी। इनफैक्ट आइन को भी वो अहमियत नहीं दी। अगर आइन को वो अहमियत देते तो मुल्क के अंदर कभी भी जो हमारी अदालतें हैं
वो मार्शल लॉ को इंडोर्स ना करती, नज़रिया ज़रूरत जो है वो इस मुल्क के अंदर कभी ईजाद ना होता, और इसी तरह से डिक्टेटर्स को जो हमारी अदालतें हैं, जो अदालत उज़्मा है, ये मैंडेट ना देती कि ना सिर्फ वो वर्दी के अंदर रह के इस मुल्क के अंदर हुकूमत करें, बल्कि उनको ये इख्तियार भी दें कि अगर आइन में जो तरमीम करना चाहते हैं वो भी तरमीम कर लें। तो इस बैकग्राउंड को देखते हुए एक सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जज का, जो सीनियर तरीन जज है, जो अगला चीफ जस्टिस है, उसका पार्लियामेंट के अंदर आके इस बात का इजहार करना कि सबसे जो मुकद्दम इस मुल्क के अंदर चीज़ है वो आइन है, और आइन की पासदारी सबका हक है, और जो पर्पज़ है आइन का कि मुल्क और कौम और ख़ास करके अवाम की जो उसके अंदर है वो सर्विस करनी है। तो इस एतबार से ये एक रिफ्रेशिंग चेंज है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज एक्नॉलेज कर रहा है कि पार्लियामेंट की अहमियत क्या है। दूसरा, आप यकीनी तौर पर ये आप उस पर बात कर सकते हैं कि मौजूदा हालात में क्या चीफ जस्टिस को ऐसा, ये जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा हैं, उनको ये आना चाहिए था ऑप्टिक्स के एतबार से। उसका दूसरा एक पहलू ये है कि हमारे यहाँ जो जजेज़ हैं वो बंद कमरों में जर्नैलों के साथ भी मुलाकात करते रहे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनके ताल्लुकात रहे हैं, और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जजेस का जो एक ग्रुप है वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को उनके ओहदे से हटाना चाहता था। उनके खिलाफ जो रेफरेंस दायर हुआ, ये हमारे सामने तमाम चीज़ें मौजूद हैं, और उसमें जो इवन अभी भी जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने भरपूर कोशिश की। और इवन यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो ऐसे जजेस भी हैं कि जो जब वकील थे तो उनका निक नाम, जो कहते हैं निक नेम जो होता है, वो उन्हें कर्नल कहते थे। मतलब कर्नल क्यों कहते थे कि वो बेसिकली कहते थे कि वो हैं एस्टेब्लिशमेंट के लोग। और दूसरी बात कि इस मुल्क के अंदर जब चीफ जस्टिस जब भी जो भी अपॉइंट होता है, ये आप बेशक जो मर्जी कर लें, कहीं ना कहीं एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग होती है उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ कि वो जितने मर्जी जजमेंट्स दें, जो मर्जी बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक हद से ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो इसलिए आपको बहुत कम ऐसी नज़ीर मिलती है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उन्होंने सख्त रिमार्क्स तो ज़रूर दिए होंगे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, जर्नैलों के खिलाफ, लेकिन जहाँ तक फैसलों की बात है वहाँ एक हद से ज़्यादा वो आगे नहीं गए। इसी तरह से अगर आप देखें, जस्टिस खोसा जब चीफ जस्टिस थे, जब जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन का जो मामला उनके सामने आया, और वो क्लियर कट फैसला था, वो मैंने प्रोसीडिंग्स खुद कवर की, उसमें मेरे ख्याल में कोई इबाहम नहीं था। अगर वो मेरिट पे फैसला होता तो जनरल कमर जावेद बाजवा की जो एक्सटेंशन है वो कलअदम करार दे दी जाती, और अगर कोई और सरकारी मुलाजिम होता तो एग्जैक्टली यही होता। और कई ऐसी तकर्रियाँ और तैनातियाँ जो वफाकी हुकूमत करती है उसको सुप्रीम कोर्ट उड़ा भी देती है, लेकिन वहाँ पर ऐसा उन्होंने नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके चीफ जस्टिस हैं, वो भी जानते हैं कि उनकी लिमिटेशंस कितनी हैं। जो रही बात जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की, ये मैं आज आप लिखवा लें, बेशक ये तासुर है कि आज पीडीएम के लोग शायद खुश हो रहे हैं कि उनके कुछ जो फैसले हैं शायद उनके साथ वो मुताबिकत रखते हैं। हालांकि अगर ये चीफ जस्टिस बने तो एक बात आप याद रखें, ये पीडीएम की जमातों ने शोर करना है, इसी एस्टेब्लिशमेंट ने शोर करना है, क्योंकि मेरा अपना जो मानना है कि माजी के बरक्स ये जो काजी फ़ायज़ ईसा हैं, ये किसी के साथ कोई रिटन अनरिटन अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे, बंद कमरों में किसी से ये मिलेंगे नहीं, ये अपना माइंड अप्लाई करते हुए और जो भी उनकी नज़र में आइन और कानून की तशरीह है उसके मुताबिक वो फैसले देंगे। और उसमें बेशक एस्टेब्लिशमेंट आए, बेशक मुल्क के ताकतवर तरीन जर्नैल आए, बेशक जो पॉलिटिशियंस आएँ, उनका ये अपना जो हाथ है वो हौला नहीं रखेंगे। और यही वजह है कि मैं ये समझता हूँ कि शायद जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जैसे जो जजेज़ हैं वो सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ये कहना कि आज उन्होंने पार्लियामेंट में इस तरीके से वहाँ पर ये इस तकरीब में शमूलियत इख्तियार की है, उसको अटेंड किया है, और वहाँ पर तमाम पीडीएम जमातों के सरकर्दा रहनुमा मौजूद थे, तो शायद जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो हैं कल उन पर हाथ हौला रखेंगे। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये आप लिख लें, ये चीफ जस्टिस बनेंगे, और मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी को भी इतना जो है वो आसान वो रास्ता देंगे। और दूसरा, मैंने यही आपसे कहा कि हमारे यहाँ तारीख मौजूद है कि जो जस्टिसेज हैं, चीफ जो जजेस हैं, वो बंद कमरों में जर्नैलों से भी मिलते रहे हैं, वो उनकी ऑडियोज़ भी हैं जो पॉलिटिशियंस के साथ, और किस तरीके के फैसले देने हैं। तो उस एतबार से जो भी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अगर समझते हैं कि 1973 के आइन पर हमें अमल दरामद करना चाहिए, तो उस पर उन्होंने
खुलकर बगैर किसी लगी लिपटी बात के पार्लियामेंट में आकर उस बात का उन्होंने इजहार किया। दूसरे जजेस को भी इनवाइट किया गया था, वो वहाँ पे नहीं आए। दूसरी एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस वक्त ये बात भी हो रही है कि अगर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा इतने आइन की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं तो फिर तो आइन के अंदर मौजूद है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होना बहुत ज़रूरी हैं। तो दूसरी तरफ वो जस्टिस उमर अता बंदयाल की लोग तारीफ़ें कर रहे हैं कि देखें वो आइन के साथ खड़े हैं। अगर वो आइन के साथ खड़े हैं तो क्या पंजाब के अंदर वो 90 दिन की जो क्लॉज है वो लागू होती है? जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पर भी तो असेंबली इस वक्त तहलील है, वहाँ पर भी 90 दिन के अंदर इंतखाबात होना है। और आज ये जो पेशरफ्त हुई है कि वहाँ पर जो पीटीआई ने जो आइनी दरख्वास्त दायर की वो रजिस्ट्रार ने इसलिए एतराज़ लगाकर वापस कर दी कि उसके अंदर कोई कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। तो एक तरफ पंजाब के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ जजेस हैं, चीफ जस्टिस हैं, वो कहते हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होना लाजमी है। तो दूसरी तरफ जब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की बात आती है तो वहाँ पर वो एक जो आइनी पटिशन आती है उसमें कोई जल्दी नहीं है, उसमें वो कोई किसी चीज़ पे एतराज़ लगा के वो दरख्वास्त वापस कर देते हैं। तो ये पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि जो इस वक्त पंजाब जो है वो सारा फोकस है, केपी की किसी को कोई परवाह नहीं है। अगर आपने प्रिंसिपल अप्लाई करना है तो फिर वो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। और आखिर में जो आज एक और अहम जो डेवलपमेंट हुई, जो क्यूरेटिव रिव्यू जो फाइल जो विड्रॉ करने का फैसला किया इस गवर्नमेंट ने, उसकी इन चैम्बर जो समाअत हुई चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने की और उस पर जो अपना फैसला है उन्होंने वो रिजर्व कर लिया है, यानी कि महफूज कर लिया और फैसला सुनाया नहीं है। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। होना तो ये चाहिए कि क्योंकि पाकिस्तान के आइन के अंदर क्यूरेटिव रिव्यू की कोई गुंजाइश मौजूद ही नहीं है, क्योंकि ये रिव्यू भी इस जो रेफरेंस का उसमें ये फैसला आ चुका है। तो उसके बाद एक ये क्यूरेटिव रिव्यू वो भी उस वक्त जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, सबको पता था कि उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जनरल फैज़ क्योंकि आर्मी चीफ बनना चाहते थे, उनको पता था कि काजी फ़ायज़ ईसा रहेंगे तो शायद उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। तो इस गवर्नमेंट ने वो क्यूरेटिव रिव्यू जो है विड्रॉ करने का फैसला किया, लेकिन जस्टिस जो उमर अता बंदयाल हैं उन्होंने एक स्ट्रेट अवे शायद ये फैसला था उसको रिजर्व कर लिया। वो क्या करते हैं कि हाँ उसको वो बेंच के पास भेज देते हैं, या ऐन मुमकिन है कि शायद आज ही या कल वो फैसला आ भी जाए, लेकिन सिर्फ उसका रिजर्व करना, इस फैसले को महफूज करना, जब एक क्लियर कट मेरे ख्याल में आइन के अंदर ये मौजूद है कि क्यूरेटिव रिव्यू की कोई गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान के आइन के अंदर, तो उसको महफूज करने का मकसद ये है कि शायद कहीं ना कहीं अभी भी पॉलिटिक्स हो रही है, कहीं ना कहीं अभी भी इसको एज अ कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है। बहरहाल जो सिचुएशन है ऑब्वियसली वो काफ़ी आप कह सकते हैं कि एक इंट्रीगिंग है, एक इंटरेस्टिंग है। और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का जो आज का जो स्टेप है कि वो पार्लियामेंट के अंदर गए हैं, वहाँ पे उन्होंने तकरीर की है, यकीनी तौर पर ये एक कंट्रोवर्शियल मूव ज़रूर है, लेकिन मैंने ये कहा कि इसके कई एस्पेक्ट्स हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको आप उसको किस नज़र से देखते हैं। बट एटलीस्ट जो मुझे एक चीज़ पता है कि अगर काजी फ़ायज़ ईसा चीफ जस्टिस बनेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी एक ख़ास जमात को किसी किस्म का भी फेवर देंगे। वो यकीनी तौर पर वो इस्टेब्लिशमेंट हो, पीडीएम हो, तहरीक इंसाफ हो, वो आइन और कानून के मुताबिक मुझे लगता है कि वो सबको टफ टाइम देंगे। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।